नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सबसे पहले बात करेंगे धौलपुर की। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन ने मार्च महीने को विमेन्स मंथ बनाकर महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का गिफ्ट धौलपुर जिले को दिया है। फाउंडेशन के डायरेक्टर मालविका मुदगल और दुष्यंत अशोक शर्मा ने मासिक धर्म कार्यक्रम के साथ एक नए प्रोजेक्ट लक्ष्मी का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट लक्ष्मी ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है, जो कि महिलाओं के लिए पैसे की बचत और बढ़त से अवगत कराता है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं की जागरूकता बढ़ता है और इस महीने जगन फाउंडेशन ने 14 गांव में कैंप लगाकर 1500 महिलाओं तक दोनों योजनाएं पहुंचाई हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दुष्यंत अशोक शर्मा, फाउंडर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम धौलपुर जिले में महिलाओं का पूर्ण रूप से विकास करें और हर महिला को अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और वित्त साक्षरता मिलेगी, तभी उसका विकास होगा। हमारी संस्था के द्वारा हम धौलपुर जिले भर में विकास कार्य का पहल कर रहे हैं। हमारा ध्यान महिलाओं और युवाओं पर खास केंद्रित है, क्योंकि इन वर्ग में काम करने से पूरे समाज की वृद्धि होगी। हम भविष्य में भी महिला व बाल विकास योजना के कार्यक्रम का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डीजी अनिल पालीवाल ने आज श्री डूंगरगढ़ थाने का निरीक्षण किया। एसपी कावेंद्र सागर की अगुवाई में थाना पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और गर्मजोशी के साथ आईपीएस अधिकारी का स्वागत किया। पालीवाल ने थाना परिसर का निरीक्षण किया और मेस में भी आए। उन्होंने जवानों के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान पालीवाल ने जवानों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की हिदायत भी दी। उन्होंने सीएलजी बैठक भी ली। बैठक में दुर्घटनाओं के स्थलों का चयन करने व कमी लाने के प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीजी अनिल पालीवाल का पालीवाल समाज के मैजिड लोगों ने भारत माता की तस्वीर भेजकर सम्मान किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस के सारे आयाम होते हैं, प्रशासनिक है, लॉ एंड ऑर्डर है, अपराध पे नियंत्रण है और डीजीपी सर का बहुत सारी चीज़ों पे फोकस है। ये बड़ा हाईवे वाला इलाका है, सड़क दुर्घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर सारा जो जाब्ता है, जो फोर्स है, उससे बातचीत भी करेंगे और उनका रिव्यू भी करेंगे और एसएचओ से भी देखेंगे जो अभी थानाधिकारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इस थाना विशेष को लेके क्या स्थिति है, चौकियों को और गाँव में भी क्या परिस्थिति है। तो मुख्य तौर पे हाईवे पड़ता है, सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी हो सकती है, क्या उपाय हो सकता है, अपराध नियंत्रण के लिए, और दूसरा ट्रांजिट रहता है तो माइनर एक्ट में कैसे कार्रवाई बढ़ सकती है। तो ऐसे सारे विषय हैं जिनके ऊपर बातचीत है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है। नशे के खिलाफ कार्रवाई बीकानेर पुलिस द्वारा की जा रही है, पुरानी जो की गई वो एसपी साहब ने बताए हैं। और अभी पूरे राजस्थान का परिदृश्य देखें तो एनडीपीएस एक्ट में बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है, फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। आपने देखा होगा कुछ जिलों में प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है और कई जगह तो प्रॉपर्टी नीलाम भी कर दी गई है। जो बड़े तस्कर हैं जो इस तरह के घटनाओं को, इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी सामंजस्य है, तो इस कार्रवाई को और बढ़ाया जाए। बीजेपी मंडल चौमला का अग्रवाल धर्मशाला चौमला में होली मिलन समारोह हुआ, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं मिलन समारोह के मुख्य अतिथि डग विधायक कालूराम मेघवाल रहे, जहां मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कालूराम मेघवाल को रंग लगाकर होली की बधाई दी। चंबल और छोटी काली सिंध के संगम पर 2 लिफ्ट बनने और डीपीआर प्रक्रिया शुरू करने पर सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक कालूराम मेघवाल को माला पहनाकर बधाई दी। वहीं विधायक कालूराम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए गए हैं। चंबल कालीसिंध पर बनने वाली लिफ्ट से पूरे विधानसभा के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। चौमला को नगर पालिका बनाने का प्रयास जारी है। जल्द चौमला को नगर पालिका बनाई जाएगी। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज चौमला में होली मिलन कार्यक्रम रखा गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इसमें सबने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और सिंचाई मंत्री और सभी का धन्यवाद अर्पित किया, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है। ये चंबल नदी, छोटी काली सिंध नदी और शिप्रा नदी में एक इंटेक बनकर, 2 इंटेक बनकर जो क्षेत्र में हाई स्पीड द्वारा पाइपलाइन द्वारा इसका सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों में एक बड़ी खुशी की लहर है और क्षेत्र में
इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है डीपीआर बनाने के लिए। जल्द ही ये डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी तो बहुत जल्द किसानों के खेतों में पानी जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का किसान खुशहाल होगा। बस्सी कस्बे के नारायण नगर निवासी निखिल शर्मा का एसएससी सीजीएल 2024 में इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर एक निजी लाइब्रेरी द्वारा माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर सम्मानित किया। इस दौरान निखिल शर्मा ने अपनी सफलता का संदेश देते हुए बताया कि मन में दृढ़ संकल्प हो और मेहनत की जाए तो हर मुश्किल को पार किया जाना संभव है। उनकी ये उपलब्धि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समिति संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर पुस्तकालय संचालक और विनोद शर्मा सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सोमवार को बेगू तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष के समापन के मद्देनजर ये निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि विभाग ने लक्ष्य के अनुरूप रजिस्ट्रियां कर राजस्व विभाग को सौंपी है। हालांकि कुछ प्रक्रियात्मक कमियां भी पाई गई जिनके लिए दस्तावेजों में जांच की जाएगी। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने फाइलों की स्थिति और लंबित मामलों के बारे में तहसीलदार विवेक गरासिया से विस्तृत जानकारी। उन्होंने कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर है और उसको देखते हुए जितने भी एसआर ऑफिस हैं उनका निरीक्षण जो है हम कर रहे हैं। आज इस क्रम में रावत भाटा और बेगू यहाँ पर दोनों में हमने पंचायत कार्यालय का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया कि जहाँ रावत भाटा में जो उनके इंस्पेक्शन के टारगेट थे वो लगभग अच्छे हिस्से पूर्ण हुए। बेगू में थोड़े पीछे चल रहे हैं, परंतु इसके बारे में इनको निर्देश दिए गए और साथ में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से ये अपनाएं। उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो वो भी इनको उल्लेखित किया गया है। कहीं कहीं रिकवरियां पुरानी जो बची हुई है उसको समय रहते पूर्ति के निर्देश भी दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सोमवार को दिगोट क्षेत्र की कोटसुवा, चंद्रवाला, छिपदड़ा, हरिपुर, निमोदा और डूंगराजय पंचायतों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जहां पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और शिक्षा विभाग के 17 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा विकास की परियोजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचना है। जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक समुचित विकास की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। सरकार ने अंत्योदय के लिए कई योजनाएं चलाई है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता और हमारे अधिकारी सक्रियता से नहीं जुटेंगे तब तक उन योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हर घर तक नल द्वारा पीने योग्य स्वच्छ पेयजल और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। वहीं हर खेत तक सुगम रास्ते उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम कृत संकल्पित हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। टोडा भीम के तिघारिया गांव के मोडान में पूरा शहीद कुलदीप सिंह गुर्जर की मूर्ति का अनावरण पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया। शहीद सपूत को सम्मान देने के लिए अपार जनसमूह उमड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के बीच उसे श्रद्धा के साथ याद किया गया। पायलट एवं अतिथियों ने कुलदीप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वीरांगना मनोज गुर्जर का शॉल उड़ाकर शहीद परिवार का सम्मान किया। इस मौके पर पायलट ने कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सपूतों की खातिर है कि हम सब देशवासी सुरक्षित हैं एवं चैन की नींद सो पाते हैं। हम शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही गुर्जर नेता विजय बैसला ने गुर्जर आरक्षण की 9वीं अनुसूची में डलवाने की मांग उठाई है। साथ ही शिक्षा पर जोर देने और समाज के लिए काम करने, विकास करने की बात कही। वहीं इस मौके पर सांसद भजन लाल जाटव ने शहीद स्मारक पार्क के लिए सांसद कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए संसद में मांग उठाने की बात कही। टोडा भीम से भगवान जांगिर की खास रिपोर्ट। भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी के रद्द करने की मांग को लेकर बैंक परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के राजेंद्र नगर में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय परिसर में पीएनबी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सरकार से ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करने की मांग की गई। पीएनबी कर्मचारियों द्वारा असंगत और गलत ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में एआईपीएनबीओए भरतपुर यूनिट द्वारा शाम को पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय भरतपुर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में भरतपुर मंडल की शाखाओं के अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन में बैंक के उच्च प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर विगत 4 दिन से कोटा प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के चौथे दिन सोमवार को दिलावर ने कोटा जिले की 3 ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण स्वच्छता को लेकर अति संवेदनशील और गंभीर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने तीनों की ग्राम पंचायत में गंदगी के ढेर देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। दिलावर ने कहा कि तीनों ही ग्राम पंचायत मुंडला के नया गांव अरियान, ग्राम पंचायत दिगोद व ग्राम पंचायत निमोदा हरिजी के सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। यदि सफाई का ठेका हो गया तो ठेका जिस फार्म को हुआ है उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी से स्टेट फाइनेंस कमीशन तथा फिक्स फाइनेंस कमीशन के पैसे की वसूली की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने सहायक अभियंता को कहा कि सारी फोटो ले लो और रिपोर्ट बनाओ। साथ ही मंत्री ने कहा कि स्वीकृति जारी करने वाले सहायक अभियंता से भी पैसे वसूल किए जाएंगे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। चाकसू से खबर है, जहां कस्बे में घनी आबादी होने के बावजूद रात 8 बजे बाद यातायात के साधनों का अभाव रहता है। राजस्थान रोडवेज सभी बार बाईपास होते हुए निकलती है, जिस रात 8 बजे बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो राजनेताओं ने आमजन को विश्वास भी दिलाया, मगर लोगों का विश्वास आश्वासन बनकर ही रह गया। ऐसे में लोगों को रात 8 बजे बाद जयपुर से आने वाले जयपुर जाने में घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखते हैं प्रशासन एवं राजनेताओं की नींद कब खुलती है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हमें दिल्ली जाना है और जयपुर से हमारी ट्रेन है। लग रहा है कि आज ट्रेन भी छूट सकती है, लेकिन बस नहीं दिख रही है। रात के समय चाकसू में ये भीषण समस्या है, रेल बसें अंदर से आती ही नहीं है, तो बाहर से निकल रही है। तो चाकसू की जनता बहुत परेशान है। चाकसू से ज़रूर है ना, जो अंदर से बस आनी ज़रूरी है, क्योंकि 7 बजे से हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। आप देख सकते हो भीड़, ये सब जयपुर जाने वालों की भीड़ है। लेकिन आए दिन इस समस्या का सामना करना इस पड़ता है। समस्या का है ना। अब कहाँ जाना चाह रहे हो आप? मैं बीकानेर जाऊंगा और मेरी 10:15 बजे ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन जहाँ तक है संभावना 9:15 बज चुके हैं, तो छूट जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को है ना, जो अधिकारियों को अवगत करवाना चाहते हैं हम, कि हर रोडवेज है ना, जो चाकसू मार्केट के अंदर से होते हुए आए, ये है ना जो हमारी सबकी है ना जो जोर तरीके से मांग है। मैनेजर हूँ, सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन मेरे को ना यहाँ लो फ्लोर मिल रही है, ना राजस्थान रोडवेज की कोई गाड़ी आई है। टाइम हो गया 9:30 बजे। अब मैं कब जयपुर जाऊँगा और कहाँ वहाँ गाड़ी पकड़ूंगा वहाँ, और कैसे सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुँचूँगा मैं? ये राजस्थान सरकार की तकलीफ है यहाँ पे। रामोतार जी यहाँ कुछ करते नहीं, पूरी गाड़ियाँ बाईपास निकल रही है, एक भी गाड़ी सिटी के अंदर से नहीं आ रही है। एमएलए साहब ने तो काफी प्रयास भी किया किया है, लेकिन गाड़ी कागजों में बता रहे हैं, लेकिन सिटी आ रही है, गाड़ी बाईपास जाती है, सिटी के अंदर से एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। 7:30 बजे से मैं प्रॉपर खड़ा हूँ यहाँ पे, एक पग पे खड़ा हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहते हो सर? 8 बजे से खड़े हैं, फ्लोर नहीं है, रोडवेज नहीं है। यहाँ के विधायक बिल्कुल लोकल है, उसके बावजूद ये स्थिति है। प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कहाँ जाना है आपको? जयपुर जाना है। अब जयपुर से ट्रेन पकड़नी है और फिर पाली जाना है। लगभग कितना समय हो गया यहाँ खड़े? यहाँ 1.5 घंटा हो गया लगभग। 1.5 घंटे से कोई साधन नहीं? साधन नहीं है 1.5 घंटे। पीछे खड़ी है, वो नहीं आ रही है। पाली में एक ज्वेलर के घर लूट की वारदात को अंजाम देने घुसे अहमदाबाद निवासी प्रवीण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को बंधक बना लूटपाट की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रवीण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चल पाया कि लूट की साजिश का मास्टरमाइंड स्थानीय हेमवास निवासी सुरेश गिरी था, जिसने 1 महीने पहले वारदात की रैकी की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरेश गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। समदड़ी थाना क्षेत्र के लूणी नदी में लंबे समय से अवैध बजरी खनन चल रहा था। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। पुलिस के इस एक्शन में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। मामले में आगे की जांच जारी है। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर के संसार चंद रोड स्थित मीर कुर्बान अली दरगाह में हर साल 16वें रोजे पर भव्य इफ्तिकार आयोजन किया जाता है। इस बार भी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। शाम 6:40 पर रोजा इफ्तार किया गया। इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि डॉक्टर सैयद नियाजी ने कहा कि दरगाह में हर साल 3 रोजे इफ्तिकार बनाए जाते हैं और हजारों लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि रोजा केवल अल्लाह के लिए रखा जाता है और इसका बदला भी वही देगा। साथ ही साथ ज़कात के महत्व को जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने करीबियों और जरूरतमंदों को देना चाहिए, न कि कहीं और भेजना चाहिए। नायब सजनदाशनी ने कहा रोजा इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को। उन्होंने बताया कि इफ्तार के लिए ज्यादा इंतजाम जरूरी नहीं, एक खजूर से भी रोजा खुल सकता है। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपुर विधायक अमीन कागजी, आधा दर्जन पार्षद और कई समाजसेवी भी उपस्थित रहे। जयपुर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। जी साहब, आज 16 रोजे का इफ्तार है, किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दरगाह मीर कुर्बान अली साहब में हर साल 3 इफ्तार होते हैं, 16 रमज़ान, 25 रमज़ान और 29 रमज़ान को। तो आज ये पहला रोज़ा इफ्तार है यहाँ, जो हमेशा की तरह से हो रहा है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इससे ये पैगाम दें कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहे।
हर साल कुछ ना कुछ कट्टरपंथी या चंद सरफरे कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि लोगों के दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन जलसों से, इन रोज़ा इफ्तार पार्टियों से हम एकता का संदेश देना चाहते हैं कि हम में कोई तफरीक नहीं है और भगवान के यहाँ से सब जब रूह चलती है तो एक ही होती है। अब वो जिसके शरीर में आ जाए, हिंदू के शरीर में आ गई तो वो हिंदू हो गई, मुसलमान के शरीर में आ गई तो वो मुसलमान हो गई। अब ये इतना ख़राब दौर है, मुझे कहने में वो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इस्लाम अगर कहीं फॉलो किया जाता है या उसके पैरोकार हैं तो वो हिंदुस्तान है। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन चंद फिरे लोग जो खुद साख्ता नेता हैं वो ये सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं कि साहब आप पाकिस्तानी हैं, आप ये हैं वो हैं, ये कह के माहौल बिगाड़ते हैं इस तरीके से। अगर हमने उनसे ये मांगना शुरू कर दिया कि तुम ये बताओ कि तुम कहाँ के हो, तो क्या वो सबूत दे पाएंगे? हम तो सबूत दे देंगे, हमारा सबूत तो ये है कि बाप दादा की कब्रें बनी हुई हैं। अगर हमने पूछना शुरू कर दिया तो क्या ये हमें इस बात का सबूत देंगे? तो ऐसे चंद सरफिरों की उस पर नहीं देना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों से भी ये कहता हूँ कि ऐसे आयोजन वो दिवाली पे, होली पे आगे बढ़ के करें, वो हम लोग करें। और ईद और बकरीद है, रोज़ा इफ्तार है, ये हिंदू हजरात करें ताकि हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है वो जिंदा रहे और एक अच्छा मैसेज सारे मुल्क में हिंदुस्तान का जाए। सब ज़कात को लेकर के बहुत सारे लोगों में आने हुए हैं कि फला जगह पे ज़कात। देखिए, ज़कात का मसला ऐसा है कि ज़कात का हुक्म कुरान शरीफ में है और कुरान शरीफ से बढ़ के मुसलमान के लिए कोई कुछ नहीं होता। जो अल्लाह का कलाम है उससे बढ़ के कोई नहीं है, और उसके बाद हुजूर का कलाम है, उनके नबी का। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जिसको ज़कात देने का हुक्म है उसे देना चाहिए। पहले अगर आपके पास फालतू है तो आप जहां दिल चाहे आप पैसा दें, लेकिन पहले हुक्म यह है कि जो वहाँ कैटेगरीज बना दिए ज़कात के लिए कि इन लोगों को ज़कात दी जाएगी, इनको सदक़ात दिए जाएंगे, ये सब कुरान में वाज़ेह है और उसकी तशरीह जो है वो हदीस में हुई हुई है। तो मेरा कहना तो ये है कि ये जो यहाँ से जमा करके और बाहर भेज रहे हैं या दूसरे स्टेट जा रहा है, तो उससे यहाँ के गरीबों को क्या फ़ायदा है? वो तो वही अपने फटे हाल हैं और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो कहीं जाके हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि आपकी। हुक्म ये है कि ऐसे लोगों को तलाश करके उनको ज़कात दो। तो आपको पहले उनको ज़कात देनी चाहिए, बाद में आप कहीं और भेजिए, कुछ करिए। पहले अपने घर को देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए, फिर अपनी बस्ती को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने शहर को देखिए, बाद में कहीं जाइए। और साफ हुक्म है ज़कात के लिए कि आप किसको दें किसको नहीं दें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान और हदीस में जो कहा गया है, जो इरशाद है, उस पर अमल करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।